हेलो। केमिस्ट्री का फोर्थ क्लास में देखते हैं आगे क्या है। तो इससे पहले जो 3 क्लास हो चुका है केमिस्ट्री को, उसको पहले आप लोग को देख लेना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे, केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें देखोगे 3 क्लास है। अभी ये क्लास भी ऐड हो जाएगा तो 4 क्लास हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो ये सीरीज़ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ये सब आपको सिर्फ देखना है, ध्यान से आपको सुनना है और कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं बस, और याद रखने हैं। तो इससे पहले के क्लासेस में केमिस्ट्री में क्या हुआ था, देखो, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थ, मैटर क्या होता है, मैटर का डेफिनेशन, जिसमें जिसमें वॉल्यूम होता है और मास होता है, वो मैटर होता है, ठीक है। ये पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में। अच्छा, मैटर को जो डिवीज़न किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे। तो भौतिक आधार पे जो है फिजिकल बेस, इस पे हम लोगों ने देखा था सॉलिड, गैस और लिक्विड, ये क्या होता है। फिर सॉलिड का डेफिनेशन देखा था कि जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, उससे सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड, गैस, इसमें जो रिलेशन होता है इन तीनों में, जो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि किसका डेंसिटी, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। आणविक आकर्षण बल मीन्स एक दूसरे को खींचने की क्षमता, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, प्रसार, एक्सपेंशन, विसरण, डिफ्यूज़न, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देख लेना है, फिर ये फोर्थ क्लास देखोगे, समझ में आएगा। जो फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा थी, उसको भी हम लोग देखे थे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट फिफ्थ स्टेट था, एक फिजिकल बेस पर मैटर का। उसके बाद हम लोग देखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से जो है केमिस्ट्री के क्लास जो है केमिस्ट्री के बारे में यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जो जानकारी दिया था वो एक भारतीय विद्वान थे, कनाद ऋषि। उसके बाद जॉन डाल्टन को, एक्चुअल में जॉन डाल्टन को माना जाता है एटॉमिक थ्योरी का जनक, ठीक है। जो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका जनक जॉन डाल्टन को बोलते हैं। और इन्होंने बोला था कि परमाणु को और तोड़ नहीं सकते, लेकिन परमाणु को कई पार्टिकल्स में तोड़ा गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मूल कण होता है, वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, ठीक है। और परमाणु जो होता है उसके बीच में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बताया हुआ है। और बीच में जो होता है नाभिक, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है, डिस्कशन हुआ था कि परमाणु की जो त्रिज्या है उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है ये भी डिस्कस हो चुका है। और परमाणु का जो नाभिक होता है उसको फर्मी में मापते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा फर्मी होता है, बिकॉज परमाणु का जो नाभिक है वो छोटा है देन कंपेयर टू द एटम, ठीक है। ये जो है पूरा एटम होता है, बट ये जो बीच में आप देख पा रहे हो, ये पूरा ये है इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस छोटा होता है, अगर परमाणु का साइज़ देखें तो ये बड़ा होगा और न्यूक्लियस छोटा होगा, ठीक है। तो ये सब हो चुका है। आज देखते हैं फोर्थ क्लास में, आज पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो ध्यान से सुनना है क्लास को और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। और जो चीज़ें याद करनी है मैं उसको बोल दूँगा, आपको याद कर लेने। तो देखो, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई है। तो डायरेक्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये तो हम लोग अभी डायरेक्ट पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये मिला कहाँ से, ये पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें सबसे पहले आया रदरफोर्ड, ठीक है। तो जब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ठीक है, तो उस समय सबसे पहले एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड, वो पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फ़ा स्कैटरिंग।
उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, याद रखना, अल्फ़ा स्कैटरिंग, यानी अल्फ़ा प्रकीर्णन, ठीक है, अल्फ़ा स्कैटरिंग। तो इसमें क्या था, इसमें उन्होंने एक सोने की पतली चादर, एक थिन शीट, ठीक है, एक थिन शीट लिया सोने की, सोने की एक थिन शीट लिया पतली सी, और उसको अल्फ़ा रेस से पास करवाया, ठीक है, उसमें अल्फ़ा रेस को भेजा। एक्चुअली वो देखना चाहते थे कि परमाणु में होता क्या है, ठीक है। तो देखने का जो सही तरीका होता है, किसी भी चीज़ को देखने का एक सही तरीका क्या है कि आप उसको पेनेट्रेट करें, उसको छेद करके उसमें जाइए, उसमें पेनेट्रेट करा, उस चीज़ में अगर पेनेट्रेट करने से समझ में आएगा कि उसमें क्या है। तो परमाणु को सबसे पहले उन्होंने जो लिया था वो सोने का परमाणु था, ठीक है, एक पतली सी शीट थी सोने की, उसमें उन्होंने अल्फ़ा किरणों को भेजा, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, देखो उन्होंने ये देखा कि जो 90% अल्फ़ा किरणें हैं, 90% जो रे है, जैसे ये मान लो कि ये एटम है, तो 90% रे जो है उसके आसपास से यहाँ से, ठीक है, निकल गई, यहाँ से गुजर गए हैं पास करके, ठीक है। जो रे थी ये यहाँ से साइड से ये चली गई। तो उन्होंने ये पाया कि जो परमाणु होता है, ठीक है, उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि जो परमाणु था उसमें अल्फ़ा किरणें पार कर गई उसको, 90% अल्फ़ा किरणें जो है उस परमाणु को पार कर गई। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने बोला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है खोखला होता है। फिर दूसरा उन्होंने क्या देखा, दूसरा उन्होंने देखा कि परमाणु के जो बीच में, अच्छा, जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी परमाणु में अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब आपको ये फिगर आने चाहिए, ये गोल, ठीक है, जिसके बीच में एक नाभिक होगा और ये सारे ऑर्बिट। तो जब भी मैं परमाणु वर्ड बोलूँ तो आपको ये फिगर जो है ये पूरा ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, ये परमाणु है, एटम, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने क्या पाया, जब कुछ अल्फ़ा किरणें बीच में, ठीक है, जब बीच में से जा रही थी तो वो विचलित होकर के भाग गई, वो साइड के तरफ में चली गई, ठीक है। उन्होंने देखा कि 9% किरणें डाइवर्ट कर गई, मतलब बीच में कोई है जो उसे धकेल दिया साइड में। तो ऐसा क्या है बीच में, अब आप लोग सोच करके आस्क योरसेल्फ कि बीच में ऐसा क्या हो सकता है। देखो, अल्फ़ा, उन्होंने कहा कि अल्फ़ा किरणें पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा किरणें पॉजिटिव होता है। तो अगर उसके बीच में नाभिक में ये किरणें जा रही है और उसे कोई बाहर ढकेल रहा है, तो बीच में क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको सोचकर बताना है, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा, सिंपली पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव रहता तो उसे वो खींच लेता, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक परमाणु का बीच में नाभिक होता है, ये न्यूक्लियस है। तो जब अल्फ़ा किरणें इसके ऊपर से गुजर रही थी, इसके ऊपर से, तो ये थोड़ा डाइवर्ट कर गई, ये इस तरीके से डाइवर्ट कर गई, ठीक है, ये यहाँ से जा कर के डाइवर्ट कर जा रही थी। तो इससे यह समझ में आया, इसके वजह से यह समझ में आता है, रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो बीच वाला पार्ट होता है इसमें कुछ ऐसा है जो इस अल्फ़ा किरणों को ढकेल रहा है, यानी ये बीच में कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, बीच में जो है कुछ पॉजिटिव होता है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था, समझ में आया कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने जो है सारी अल्फ़ा किरणों को बीच में ही रख दिया। जैसे मान लो कि ये परमाणु है, ठीक है,
और इन्होंने जो है रदरफोर्ड ने सारी अल्फ़ा किरणों को एकदम से बीच में कर दिया, सेंटर में, सारी अल्फ़ा किरणें को सेंटर में कर दी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो बीच में किरणें गई अल्फ़ा किरणें वो रिटर्न वापस आ रही है, ठीक है, वापस आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में ऐसा कुछ ठोस है, ऐसा सॉलिड है जो इसको पार होने से रोक रही है, ठीक है, इसको पार होने से रोक रही है। तो कुछ अल्फ़ा किरणें टकरा कर बीच में से टकरा कर वापस आ गई। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो बीच वाला हिस्सा होता है नाभिक, वो सॉलिड होता है, वो ठोस होता है, ठीक है। तो उन्होंने न्यूक्लियस नाम दे दिया। इन्होंने वो बीच, परमाणु के बीच वाले पार्ट को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस, नाभिक नाम दे दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया, याद रखना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया। तो किस तरीके से रदरफोर्ड न्यूक्लियस तक पहुँचे ये समझ में आया। सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि जो नाभिक होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने क्या बताया। न्यूक्लियस की खोज तो रदरफोर्ड ने कर दी। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया कि इसका जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो खोखला होता है, ठीक है, मैक्सिमम हिस्सा जो होता है वो खाली होता है, खोखला होता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि कुछ अल्फ़ा किरणें जो है बीच में से डाइवर्ट हो जा रही है। इसका मतलब बीच में ऐसा कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फ़ा किरणें जो होती है वो भी पॉजिटिव होता है। तो बीच में क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है। और थर्ड उन्होंने क्या बताया, जब अल्फ़ा किरणें टकरा कर वापस आई तो उन्होंने बताया, ये सिद्धांत दिया कि बीच वाली जो नाभिक होता है, बीच में जो चीज़ है वो सॉलिड है, ठीक है, वो क्या है? सॉलिड है। तो इस तरह नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। फिर उसके बाद आए एक दूसरे वैज्ञानिक, गोल्डस्टीन, ठीक है। तो गोल्डस्टीन आकर के जो है रदरफोर्ड से पूछे कि आपने क्या खोजा। तो रदरफोर्ड ने जवाब दिया कि नाभिक खोजा, न्यूक्लियस खोजा। तो गोल्डस्टीन जा कर के उस न्यूक्लियस में रिसर्च किया, ठीक है। ये आपको स्टोरी की तरह सुनना है, आपको अभी याद करना है। तो गोल्डस्टीन जब न्यूक्लियस को रिसर्च किया तो उन्होंने उसमें से कुछ खोज कर निकाला। तो गोल्डस्टीन ने जब न्यूक्लियस से जब उनको कुछ मिला तो वो गोल्डस्टीन को लगा कि ये कुछ नया है। तो रदरफोर्ड जो है गोल्डस्टीन जो रदरफोर्ड के पास गया, पूछे कि ये क्या है। तो रदरफोर्ड ने इसका नाम रख दिया प्रोटॉन, ठीक है। तो याद रखना, प्रोटॉन जो है नाम रखा रदरफोर्ड ने, लेकिन खोजा कौन था? गोल्डस्टीन। समझ में आया, ठीक है। गोल्डस्टीन ने नाभिक को रिसर्च किया और उसमें से प्रोटॉन को खोजा, और नाम लेकिन रखे थे रदरफोर्ड ने, ठीक है। फिर इसके एक दोस्त थे गोल्डस्टीन का, चैडविक ने पूछा कि आप लोगों ने क्या खोजा है। तो गोल्डस्टीन ने बताया प्रोटॉन। तो चैडविक भी जाकर के न्यूक्लियस में रिसर्च करने लगा। तो उसे भी एक नया चीज़ मिला, चैडविक को भी एक नया चीज़ मिला। और उसने जब गोल्डस्टीन से पूछा ये क्या प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन था नहीं। तो चैडविक ने नाम रख दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन का खोज हो गया, चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। फिर जो तीसरा वैज्ञानिक आया, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने पूछा कि जे थॉमसन भी रिसर्च करने चले गए नाभिक में क्या है, न्यूक्लियस में क्या है। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोज रहे थे बाहर, ठीक है, वो बाहर खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो बाहर खोजने के कोशिश में उन्होंने एक फिर से नया चीज़ मिल गया उन्हें। तो नया चीज़ जो था वो ना न्यूट्रॉन था ना प्रोटॉन था। तो इन्होंने क्या खोज कर दिया, उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी ये तीनों चीज़ जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, है ना, ठीक है। अब देखो
इसका जो चार्ज होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसका जो चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। वो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता। तो ये पॉइंट सबको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। और उसके चार्जेस। उसके बाद देखो द्रव्यमान, मास। तो जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का होता है, मास होता है 9.1 इंटू, जो इलेक्ट्रॉन का मास है देखो 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसे तोड़ दिया है। देखो 10⁻⁻² का मतलब है 100 बार टुकड़ा, ठीक है। 10⁻³ का मतलब है 1000 बार टुकड़ा। 10⁻⁻4 का मतलब है 10,000 बार टुकड़ा। तो 10⁻31 मतलब इतना बार टुकड़ा किया गया तब जाकर के इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27। इसका जो वेट होता है। न्यूट्रॉन का वेट होता है 1.6748 इंटू 10⁻27। तो इसमें सबसे ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, सबसे भारी न्यूट्रॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। देखो याद करने का तरीका क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ है, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन का होता है न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति, मान लो कि आप लोग मॉर्निंग में कोई भी टाइम में जब आप लोग वॉक करते हो, ठीक है, तो उसमें दौड़ते वक्त कभी भी जो व्यक्ति, जो कोई भी पर्सन हो, अगर वो दौड़ता है, ठीक है, तो वो कभी फैटी नहीं होगा, कभी मोटा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाता है, जिसके वजह से याद रखो कि वो हल्का होता है। तो याद करने का तरीका है। न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में, न्यूक्लियस में रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो चुपचाप बैठा रहता है, तो वो भारी हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो न्यूट्रॉन होता है भारी, इलेक्ट्रॉन होता है हल्का, ये याद रखना है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना कि परमाणु का कोई भी भार, एटम का कोई भी जो वेट होता है ना, वो एक्चुअल में परमाणु का वेट नहीं होता है। ये जो एटम है, इसका जो एक्चुअल में वेट है, वो वेट होता है इस न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का, ठीक है। ये न्यूक्लियस का एक्चुअल में जो वेट होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है। पूरा परमाणु का वेट बोल करके कुछ नहीं होता है। पूरा परमाणु का एक्चुअल में कोई वेट होता ही नहीं है। जो वेट होता है वो बीच में, ये जो आप देख पा रहे हो, ये इसका होता है, ये न्यूक्लियस का। समझ में आया, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर नहीं है, ठीक है, वो चक्कर लगाता रहता है, जिसकी वजह से उसका वेट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो स्थिर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इसीलिए जो एक्चुअल में मास होता है वो नाभिक का ही होता है, न्यूक्लियस का ही होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई, परमाणु का जो अगर भार पूछेगा क्या होता है, तो वो न्यूक्लियस होता है। तो ये सब बातें आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कि सबसे पहले जो है रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, किस तरह से जो अल्फ़ा स्कैटरिंग, ठीक है, जो मॉडल था अल्फ़ा स्कैटरिंग, उसमें उन्होंने क्या क्या खोज किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो नाभिक का खोज किया वो रदरफोर्ड ने किया। किस तरीके से किया, आप समझ में आ गया है ना। उसके बाद गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन का खोज किया, लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड ने, है ना। फिर चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया, और लास्ट में जो जे थॉमसन, उसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ठीक है। तो यहाँ तक
उसके बाद आगे क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।